गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम घर की याद चैप्टर पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इर्द नामम आदि। प्रमुख सम्मान हैं इनके साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु सन 1985 में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी बाड़मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। गांधी जी चरखा चढ़ाते थे तो इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को भी कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। कविता हमारी आत्मा को झकझोर देती है। कविता से सहज लोकचार की भाषा हमें समझ में आती है। कविता के माध्यम से हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। कविता है ही ऐसी। कविता से हमारे दुख और सुख का भी संबंध होता है। कविता हमारे जीवन में एक अनूठा एहसास है। कविता हमारे जीवन की अनूठी रचनात्मक कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। कुछ कवि बच्चों ऐसे होते हैं जो हमारी निजी जिंदगी को देखते हुए एक ऐसी रचनात्मक कृति बना देते हैं जिसका हमें एहसास पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें उसका एहसास हो जाता है। कविता हमारी तन्मयता को महत्व देती है, हमारी मानसिकता को महत्व देती है। भवानी मिश्र उसे कविता को घरेलू भी बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ
भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक ना होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद। क्या है घर की याद? बच्चों, हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण घर की याद होती है। यदि हम अपने घर से दूर अन्यत्र किसी स्थान पर चले जाते हैं तो हम अपने जीवन में उस यादों को नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि घर की याद हमारी हर छोटी छोटी बातों से जुड़ी रहती है, हर छोटी छोटी घटनाओं से जुड़ी रहती है, हर एक रिश्तों से प्रेम जुड़ा हुआ होता है, अति लगाव हमें होता है। घर की याद हमारे दिलो दिमाग में हमेशा छाई जाने वाली चीज़ है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। ये बात मैंने अपने दायरे से स्पष्ट की है। अब कवि क्या कहना चाहता है उनकी बातों को हम देखते हैं। घर की याद। कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, यानी मर्म, छोटी छोटी बातों का रहस्य उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास, यानी जेल में रहते हुए जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि जेल का प्रवास यानी जेल में कैदी के रूप में है और उसी दौरान उसको विस्थापन यानी अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा बहुत ही सलाती है, बहुत ही पीड़ा दुख पहुंचाती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, यानी हर एक घटना, हर एक यादों में उसके घर के सदस्य उभर आते हैं, शामिल होते रहते हैं, क्योंकि घर में क्या हो रहा होगा ये कवि सोचता है और सोचते रहते हुए दुख हृदय में उभरता रहता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। बच्चों, घर की याद हमेशा हर व्यक्ति को सताती रहती है। विस्थापन यानी हम दूरस्थ अपने घर से रहते हैं और घर की याद हमारे घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो बच्चों, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको कविता के बारे में समझा रही थी, तभी आपको बताया कि घर की याद लेखक कवि जेल प्रवासी है, जेल में है, अपने परिवार से दूर है और वहाँ पर रहते हुए उसका मन अपने घर की ओर केंद्रित है। घर की हर छोटी छोटी बातों पे लगा हुआ है। घर में क्या हो रहा होगा, तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कभी सोच रहा है कि बरसात का समय है और आज मेरे घर में पानी गिर रहा है और घर पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही होगी, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन
गिरता रहा है, रात भर पानी गिरता रहा और मन कवि का घबरा रहा है कि आज अत्यधिक वर्षा हो रही है, आज पानी गिर रहा है, बहुत अधिक पानी गिर रहा है। ये सोचकर उसके मन में डर सा बना हुआ है कि आज बहुत अधिक वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर से तिर रहा है। मानो ऐसा लगता है कि बहुत पानी गिरने से घर में पानी तैर रहा है, बहुत पानी भर चुका है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। मैं घर से बहुत दूर हूँ और ना मैं उस घर में खुशी का आनंद ले रहा हूँ और ना ही दुख का एहसास कर पा रहा हूँ। ये कवि के मन में बाहर रहते विस्थापन, दूरी में रहते हुए मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत अधिक पानी अधिक गिर रहा है और यह सोच सोचकर कवि का मन घबरा रहा है और कभी दुखी होता है तो कभी खुशी होता है, सोच सोचकर इस बात का एहसास करता रहता है। दूसरी पंक्तियों में है, घर में 4 भाई, घर के अंदर 4 भाई हैं, मायके में बहन आई। घर के अंदर 4 भाई हैं हम और मायके में बहन का विवाह हो जाता है, उसके पश्चात वह मायके में आती है। बहन आई बाप के घर, बहन यानी अपने पिता के घर आई है, भाइयों के घर। हाय रे प्रताप के घर, हाय रे दुख के घर, बहन मायके में आई अपने बाप के घर। हाय रे प्रताप यानी हाय रे दुख के घर। किस तरीके से यहाँ पर कवि ने अत्यधिक दुख जताया है, अत्यधिक उसे कष्ट हो रहा है। 4 भाइयों की बहन है, मायके में आई है अपने बाप के घर रहने के लिए। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। घर में सब एक दूसरे के सुख दुख में हाजिर हैं, फिर भी इतने कब जुड़े हैं। फिर भी पता है सब एक हैं, फिर भी कौन किससे कितना जुड़ा है इसका एहसास नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर एहसास होता है कि हम किससे कितने जुड़े हैं, हमारा मन किस रिश्तों में कितना प्रवीण है, किससे हमारा कितना लगाव है। इस बात को स्पष्ट कवि यहाँ पर करना चाहता है। घर में सब जुड़े हैं, एक घर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। सब जुड़े हुए हैं लेकिन कौन कितना जुड़ा हुआ है इसका एहसास नहीं है। 4 भाई 4 बहनें, कवि कहता है 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा क्या होता है, भाई की संज्ञा भुजा को दी गई है, भुजा यानी हाथ, भाई की संज्ञा भुजा, तो भुजा किसको दी गई है, संज्ञा भाई को दी गई है। और प्यार बहनें, बहनों से क्या होता है, प्रेम मिलता है और प्यार अत्यधिक बहन अपने भाई को करती है। भाई चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, बहन और एक माँ ऐसा रिश्ता होता है जिसको अपने बहन से भाई का प्रेम और बहन से प्रेम होता है। वे सुख दुख में भी एक दूसरे का संबंध निभाने की कोशिश करते हैं। कभी इतनी बातों को स्पष्ट करता जाता है कि घर की यादों में किस तरीके से रिश्ते जुड़े हुए हैं, किस तरीके से रिश्तों में प्रेम है, रिश्तों में एहसास है, किस तरीके से कभी अपनी मन की बातों को याद करता रहता है। घर की याद करते करते रो पड़ता है, मन घबरा जाता है, कभी पानी की सोचता है, कभी रिश्तों की सोचता है, कभी बहनों की सोचता है, कभी अपने भाइयों के बारे में सोचता है, कभी घर में सब एक हैं इसके बारे में सोचता है। क्योंकि हमारा मन इतना विचलित हो जाता है, हम रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर इतने ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे बस में नहीं होता कि हम किसके लिए क्या सोचते हैं। जिससे हमें प्रेम होता है उसके बारे में हमें अत्यधिक लगाव होता जाता है। नेक्स्ट पंक्तियों में है, और माँ बिन पड़ी मेरी
माँ बिन पड़ी मेरी, दुख से वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। बच्चों, माँ हमारा ऐसा एहसास होता है, बच्चे का एहसास होता है, बच्चा चाहे दुख पहुंचाए चाहे सुख पहुंचाए, लेकिन माँ उसके साथ में हमेशा साथ देती है। और अपने बच्चे को, चाहे वह कितना छोटा से बड़ा हो जाए, फिर भी माँ अपने बच्चे को नहीं भुला पाती। और माँ बिन पढ़ी, कभी यहाँ कह रहा है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गड़ी हुई है। मेरे दुख को लेकर वह दुखी होती रहती है। वह पढ़ी नहीं है, कम से कम पढ़ी होती तो मुझे 2 बार अपने लिखकर, चिट्ठी में लिखकर पहुंचा देती। माँ की जिसकी गोद में, माँ की गोद में सिर रखकर बच्चे का दुख दूर हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी सोचता है कि मेरी माँ बिन पढ़ी मेरी माँ, दुख में वह गड़ी, मेरे दुख को देख देख कर दुखी होती रहती है। मैं माँ की गोद, माँ की जिसकी गोद में से माँ की गोद में सिर रखकर बच्चा खुश होता है, वह रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ की गोद में जिसने सिर रख लिया तो फिर उसको कहीं दुख का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि माँ एक ऐसा एहसास होता है, एक चमत्कृत अद्भुत एहसास होता है। माँ हमारे मन की हर भावनाओं को समझती है। और कभी कहना चाहता है कि जिस माँ की गोद में बच्चे ने सिर रख दिया तो उसके सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट, माँ की जिसकी स्नेहधारा, माँ की जिसकी स्नेहधारा, स्नेहधारा प्रेम, माँ की जिसकी स्नेहधारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ के लिए कभी कहना चाहता है कि माँ इतनी प्रेम से परिपूर्ण होती है अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए। और माँ का यहाँ तक भी पसारा, माँ का प्रेम, स्नेह यहाँ तक भी उसके हृदय में इस जेल प्रवास में हमेशा लगा रहता है, यादें करता रहता है। उसे लिखना नहीं आता और ये सोचता है कि मेरी माँ को लिखना भी नहीं आता जो कि मुझको एक पत्र लिख दे। और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ, कवि के लिए कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, वह हमेशा मेरे लिए दुख का एहसास करती रहती है। और गोद में सर रख लिया तो सब दुख दूर हो जाता है। माँ मेरी जिसका स्नेह मेरे ऊपर भरा हुआ है, जिसने इसने पसारा हुआ है, उसे लिखना तक भी नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यानी उसका पढ़ी लिखी होती मेरी माँ तो कम से कम मुझे पत्र भी लिख देती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिता जिसको क्या है, कभी बुढ़ापे का एहसास भी नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा नहीं आया। बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ से पानी गिरने से लेकर स्टैंड, कविता हर रिश्ते में जुड़ी बंधित होती जा रही है। सबके बारे में कहीं ना कहीं बात आती जाती है। कभी बहन के बारे में आई, कभी भाई के बारे में, और माँ के बाद से अब पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा नजर नहीं आया। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी भी कदम भर कह दे कोई तो दौड़कर खड़े हो जाते हैं और खुश मिजाज हैं, हमेशा खिलखिला उठते हैं, हमेशा खुशी का इजहार करते हैं, हमेशा खुशी का एहसास करते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, जो मौत के आगे कभी भी नहीं डिगते हैं, कभी भी हिचकते नहीं है, मौत आए तो आ जाए। शेर के आगे ना बिचके, कभी शेर से भी ऐसे हैं, शेर दिल हैं कि कभी शेर से भी नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी बोली ऐसी है जैसे बादल गरजता है, जो बोल दिया उसको करते रहते। काम में झंझा लग जाता और काम जिसमें लग जाते थे उसको पूरा करके उठते हैं। पिताजी के बारे में कवि ने ये बात कही है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके,
पिताजी ने आज गीता का पाठ किया है। दंड यानी दंड बैठक लगाई, 200 दंडवत प्रणाम करे किया, 260 करके खूब मुगरत हिला लेकर मूड उनकी मिला लेकर, खूब मुरगर मिला हिला लेकर मूड उनकी मिला लेकर, यानी आज गीता का पिताजी ने पाठ किया है और वह खुश हो रहे हैं। 260 दंडवत उन्होंने की हैं और उसके बाद में खूब खुश हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब नीचे आए होंगे यानी खुश थे, जब नीचे आए होंगे तो नैन यानी आंखें उनकी क्या हो गई होंगी, दुख से अश्रु बहा रही होंगी। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है नजर से नजर घर में पानी तिर रहा है यानी तैर रहा है, हाय पानी गिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। 4 भाई बहनें भुजा भाई की एक दूसरे से बहनें प्यार करती हैं, खेलते या खड़े होंगे यानी आसपास उनके खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, लेकिन कभी नजर नहीं आया होगा, उनका बेटा नजर नहीं आया होगा। भुजा आई बिहार बहनें खेलते या खेले होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बस बस खबर 5वें का नाम लेकर। पिताजी जिनको कभी बुढ़ापा कभी दुख नहीं व्यापा होगा, वे जब रो पड़े होंगे कि 4 बहनें 4 भाई 4 बहनें हैं, लेकिन 5वें का नाम लेकर 5वां मैं हूँ अभागा। कभी कह रहा है 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहते थे। जिस बच्चे को पिताजी हमेशा 5वें अभागे को सोने पर सुहागा कहते रहते होंगे, उसकी याद कर कर उनका दिल दुखी होता होगा। प्यार में बहते रहे हैं वे, मेरे प्यार में हमेशा बहते रहे, मुझे देखकर उनको हमेशा कमी खल रही होगी। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि वह उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, यानी आज उनके जो बेटे हैं जिनको बस प्यार दे रहे होंगे और मैं अभागा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, माँ ने जब यह याद दिलाई होगी मेरे बारे में तो उनको कितना बड़ा दुख हुआ होगा। आँख में किस लिए पानी और आँखों में किस लिए पानी आ रहा है ये सोचकर दुख हो रहा है। वहाँ अच्छा है भवानी, और ये कह रहे हैं फिर भी उनके पिताजी कहते हैं वहाँ अच्छा है। भवानी प्रसाद मिश्र की ये जेल प्रवास के लेख में कविता है, तो उन्होंने ये एहसास कराया कि वहाँ पर फिर भी माँ और पिताजी कह रहे हैं कि वहाँ मेरा भवानी अच्छा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है, यानी वह तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारे मन को समझकर, तुम्हें समझकर, अपनापन समझकर गया है, सब ठीक होगा, यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारा ही उसको दिया हुआ ज्ञान है, तुम्हारा ही दिया हुआ उस पर उपकार है, और तुम्हारी ही इस ज्ञान को लेकर वह जी रहा होगा। पाँव जो पीछे हटाता को मेरी लजाता, इस तरह होना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव जो पीछे हटाता, जो हर परिस्थिति में पीछे हट जाता है, वह कायर कहलाता है, और मेरी कोख को उसने, मेरे गर्भ को कभी लजाया नहीं। इस तरह होना कच्चे, तुम अपने दिल को कच्चा ना करो। ना ही तुम्हारी, उसने भवानी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, उसकी लेखक की माँ को समझा रहे हैं कि तुम अब इतना हल्के में मत लो, अपने ना तुम्हारी कोख को उसने लजाया है, इस तरह होना तुम कच्चे, इस तरह तुम कच्चे दिल के ना हो, रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि हम कच्चे पड़ जाएंगे तो और भी हमारे जो बच्चे हैं वे भी कमजोर पड़ जाएंगे, वे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने यह बात कह दी, लेकिन इस बात को लेकर कितना सहा होगा। कहाँ है रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। मैं कहाँ रोता हूँ, मैं धीर भी नहीं खोता हूँ, मैं अपने मन में अधीर नहीं होता हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ। पिताजी इतने संबल बनकर सबको परिवार को सजोए हुए हैं
और कह रहे हैं कि मैं कहाँ रोता हूँ, ना ही मैं धीर हो रहा हूँ, ना ही मेरे मन में दुख है। लेकिन दुख आंतरिक होता है, जब अपनों से हम दूर हो जाते हैं तो दुख हमारे अंदर होता है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँचवे को वे ना तरसें। हे सजीले हरे सावन, तुम बरसो, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें। तुम बरस लो लेकिन वो ना बरसें। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो लेकिन वो ना बरसे, पाँचवे को वे ना तरसे, पाँचवे पुत्र के लिए वो ना तरसे। तुम बरस लो सजीले सावन, तुम पुण्य पावन हो, तुम बरस लो वो ना वे ना बरसे, कभी वे भी ना बरसे, पाँचवे को वे कभी ना तरसे। मैं मजे में हूँ, मैं सही हूँ, कह रहे हैं कभी, मैं मजे में हूँ, मैं सही हूँ, मेरे को लेकर चिंता ना करें। घर नहीं हूँ बस यही है, घर नहीं हूँ बस यही है, घर मैं नहीं आ पा रहा हूँ बस यही हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनसे कहना कि लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, लिख और पढ़ रहा हूँ। किंतु उसे न ये कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। मैं काम करता हूँ ये कहना, नाम आपका करता हूँ, आपका नाम कभी भी नहीं नीचे आने दूंगा। चाहते हैं लोग कहना, चाहते हुए लोग तो उनको कहना मत करो कुछ शोक कहना, उनसे कहना तुम बिल्कुल भी शोक मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, और अपने पिताजी से कह रहे हैं, अपने घर वालों से कभी कह रहा है कि और उन लोगों से कहना मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, मैं वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मैं काटने में यानी मैं चरखा गांधी युग में मैं जेल प्रवासी में है लेखक, और गांधी की तरह चरखा काटने में व्यस्त हूँ। वजन मेरा 70 शेर यानी वजन मेरा 70 का हो गया है, और भोजन भी मैं ढेर कर रहा हूँ। मेरे बारे में कभी ऐसा ना सोचना कि मैं दुखी हूँ। कूदता हूँ मैं खेलता हूँ, कभी कह रहा है मैं कूदता हूँ और खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और दुख मेरे पास आ जाता है उसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ और आनंद करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं। और कभी कह रहा है हे सजीले बादल, तुम जाकर सावन, तुम उनसे कहना कि मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, और मेरे बारे में दुख ना करना। और कहना मैं मस्त हूँ, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। और ये मत कहना कि मैं अस्त यानी मैं खत्म हूँ, अस्त यानी मैं डूबता जा रहा हूँ, ऐसा ना कहना। अस्त ना हूँगा मैं, हमेशा हमेशा उदित होता रहूँगा। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह देना जागता हूँ मैं। हाय रे ऐसा वैसा ना कहना, मैं हमेशा जागता हूँ, सजग रहता हूँ, कह देना जागता हूँ। आदमी से भागता हूँ मैं, आदमियों से भागता हूँ, कह देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझ कौन हूँ मैं, कह देना मैं मौन हूँ, मैं खुश हूँ, खुद कैसा रहता हूँ, देखना कुछ वक्त देना, उन्हें कोई शक ना देना, उनको किसी भी तरीके से एहसास ना हो, उनको किसी भी तरीके से मेरे बारे में शक ना हो। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें। हे सजीले सावन, हे वर्षा तुम बरस लो, तुम पुण्य पावन हो, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँचवें को वे ना तरसे। हे सजीले सावन, तुम सज लो मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना कभी बरसे, पाँचवें को वे कभी ना तरसे। पाँचवें पुत्र को वे कभी मेरे माता पिता किसी भी तरीके से ना तरसें। तो बच्चों, ये भवानी प्रसाद मिश्र की गांधी जी के समय कि जेल प्रवास के दौरान घर के से विस्थापन दूरी के समय की ये कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने
लिखी है। बहुत ही इसमें आत्मीयता है, बहुत ही इसमें दुख का एहसास है। किस तरीके से कभी अपने सगे संबंधियों को याद करता है, अपने घर की याद करता है, घर के बारे में सोचता है, किस तरीके से अपने मन को हमेशा कठोर और कभी निर्मल बना लेता है, एहसास करता रहता है। तो हमें भी अपने घर से कभी भी दूर विस्थापन होना पड़ता है तो ये यादें हमारे जीवन में एक ऐसा एहसास कराती हैं जिसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो बच्चों, ये आपका भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? इसका आंसर आपको करना है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है? नेक्स्ट है आपका, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? पिता क्या क्या अपने पुत्र के बारे में सोच रहा है? फोर्थ है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, होमवर्क में आपको करने हैं। और नेक्स्ट बच्चों, आपको अपना जो भी आपका होमवर्क बचा हुआ है उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए।